Hi everyone. So today we have a special guest. भव्या सैनी आज हमारे साथ हैं जिन्होंने हाल ही में हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जाम को क्रैक किया है। तो भव्या, आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आपकी जर्नी, कैसे आपने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्या क्या आपने अप्स एंड डाउन्स देखे, और आपने फाइनली कैसे जो है हिमाचल जुडिशियल सर्विस को क्रैक किया। यस भव्या, प्लीज। ओके। सो माय नेम इज़ भव्या सैनी और मेरी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी पर ही रही है। मैंने कोचिंग नहीं ली थी एंड आई हैड रीजंस कि मैंने नहीं ली थी। एक तो थोड़ा सा बैकग्राउंड लॉ का थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, प्लस थोड़े से फैमिली की प्रॉब्लम्स थे, तो मैं चाहती थी कि मैं खुद ही ये सब कर लूँ। और आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग 2 years अगो। मैंने पहले थोड़ा टाइम लिटिगेशन भी करी, ऐसे ही कोर्ट जाती थी, सीखती थी काम, 6-7 महीने मैंने वो किया। फिर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद जब मैंने उसमें मेंस लिखा था और मेंस मेरा काफ़ी मतलब ठीक गया था मेरा मेंस, तो मुझे लग रहा था कि मुझे इसे करना चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए जुडिशरी। और फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मेरा फोकस था एक ही स्टेट, क्योंकि मैं खुद से क्योंकि कोचिंग नहीं थी तो मैं खुद से बहुत सारे स्टेट्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकती थी। हम्म। तो मैंने अपने आप को फोकस किया कि सिर्फ हिमाचल का ही करूंगी और किसी स्टेट का प्रिपेयर नहीं करूंगी। उसके साथ इसके अलावा मैंने किसी एग्जाम भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो जाता था अगर मेरा प्री भी नहीं क्लियर हुआ तो ऐसा लगता था कि अरे एक फेलियर ऐड हो गया। तो मैंने हिमाचल ही रखा। रोज मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ था कि 1 महीने के अंदर मैं अपना एक मेजर सब्जेक्ट कवर करूंगी ही करूंगी, चाहे जैसे भी करूं। हम्म। तो अब ये वाला करने के बाद कि 1 महीना मैंने सीआरपीसी को दिया, एक सीपीसी, आईपीसी, इस तरह से अपने टाइम जोन्स को डिवाइड किया। और मेन तो यही रहता है कि आप रोज उठो और डिसिप्लिन से पढ़ाई करो, क्योंकि मन नहीं कर रहा है तो भी पढ़ना है, मन कर रहा है तो भी पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है। एग्जैक्टली। तो इसके साथ बुक्स के लिए मैंने अपने कोई एक एक टेक्स्ट बुक, सबके लिए एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक टेक्स्ट बुक रखी मैंने। तो आपको जो भी टेक्स्ट बुक पसंद है, जिस भी ऑथर का आपको अच्छा लगता है, आपने कॉलेज में पढ़ा हो, तो वो हेल्पफुल रहेगा। प्लस केस लॉज मैंने अपने कॉलेज के टाइम ही कवर किए हुए थे, तो वो केस मैथ्स थे, वो केस लॉज थे, उन्हें भी मैं देखती रहती थी। प्लस मैं उसके साथ मेंस के ही नोट्स मेन बनाती रही। मैंने मेंस के ही नोट्स बनाए हैं। और प्रीलिम्स के लिए मैंने बेयर एक्ट और केस लॉस पर मेन फोकस किया था। और मैंने बेयर एक्ट में ही शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे प्रीलिम्स के लिए। हम्म। तो मेंस का ये रहता है कि अब मैंने टारगेट रखा था कि 1 साल के अंदर मुझे अपना सारा सिलेबस कवर अप करना ही है। लेकिन क्या होता था मेरे साथ कि 3 महीने में पढ़ाई करती थी बहुत ज्यादा, और चौथे महीने मुझसे किताब ही नहीं उठाई जाती थी। तो वो 1 महीना वेस्ट चला जाता था मेरे लिए। तो इस ऐसे करते करते मेरा टारगेट जो है ना, वो 1.5 साल तक खिंच गया, कि 1.5 साल हम्म। लग गया मुझे कवर करने में। फिर उसमें मैंने रिविजन भी करा। स्टार्टिंग फर्स्ट रिविजन तो जो होता है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि आपको चीजें याद नहीं रहती या कंफ्यूजन हो एग्जैक्टली। जाती है, सब कुछ पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो फर्स्ट रिवीजन इज ऑलवेज टेक्स टाइम। तो सेकंड, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन पे आपका टाइम कम होते 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 वो आपके नोट्स आपको अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं। तो मेरा ये था कि मेरी नोटिफिकेशन आने से पहले मेरा मेंस का सिलेबस 2-3 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। फिर नोटिफिकेशन आई और नोटिफिकेशन में हमें 2.5 महीने मिले थे। हम्म। उसमें मैंने प्रीलिम्स का किया, सिर्फ प्रीलिम्स फोकस्ड किया। और जो मेंस के नोट्स में भी मैंने कुछ प्री के पॉइंट्स लिखे हुए थे उनको देखा। हम्म। और बेयर एक्ट और केस लॉस किए। और सेक्शंस आपको याद रखने होते हैं। और मेंस के लिए आपके पास सिर्फ मेंस के जो मेरा मेन था वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। हम्म। हिमाचल के पिछले 10 साल के पेपर्स मैंने करे, प्लस मैंने यूपी के भी पेपर्स करे और मैंने हाँ। दिल्ली के भी पेपर्स करे। तो उनमें एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर की 2.5 घंटे के अंदर मुझे अपना एक पेपर मॉक कंप्लीट करना ही करना है। हम्म। तो रोज का एक मॉक 2.5 घंटे के अंदर वो प्रिपेयर किया, आंसर्स प्रिपेयर किए, और आई थिंक बस इस तरह से मेरा मेंस का भी हुआ। भव्या, जिस दिन रिजल्ट आया वो बात करनी ज़रूरी है। जिस दिन रिजल्ट आया,
जब फाइनली पता लगा कि अब मैं जुडिशरी एस्पिरेंट नहीं हूँ, अब मैं फाइनली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन गई हूँ, तो उस दिन वो खुशी कैसी थी? किसने आपको बताया और आपने फिर किसको बताया? सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, मम्मी को बताया, पापा को बताया? वहां से क्या रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला? एक्चुअली वो टाइम बहुत अजीब था, क्योंकि उसी दिन मेरा इंटरव्यू था, जिस दिन रिजल्ट आया, और मैं लास्ट कैंडिडेट थी। हम्म। मेरा इंटरव्यू 45 to 50 मिनट्स का हुआ, हम्म। और 2.5 घंटे के बाद रिजल्ट आ गया, और मैं बस में थी, अपनी हम्म। मम्मा के साथ थी। हम्म। और मेरे प्रोफेसर का मुझे कॉल आया कि तुम सेलेक्ट हो गई हो। और मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग से वो इंटरव्यू ही नहीं जा रहा था कि मेरा हम्म। इंटरव्यू पता नहीं कैसा हुआ है, और वही चल रहा था दिमाग में। तो पहले बार तो मैंने, सबसे पहले तो मम्मा थे, मम्मा को बताया। फिर पापा को, अपने भाई को कॉल करके बताया, मेरी दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको मैंने कॉल करके बताया। फिर धीरे धीरे सबको पता चला। बट 4-5 दिन तक तो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि सिंक इन नहीं कर मैं पाए कि लोग हाँ मैं फाइनली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन गई हूँ। अब थोड़ा सा ऐसा यकीन हो रहा है कि आप बन गए हो जज? तो थोड़ा सा, मतलब अब ये एक्सेप्ट कर लिया है चलिए, गुड। गुड। कि सो हाँ भव्या, हो गया है, क्लियर। आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, यू कम फ्रॉम एनएलयू शिमला, राइट? एनएलयू शिमला से आप आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर से किया, सेकंड से किया, मतलब राइट टाइम क्या है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का? क्या लो से कंप्लीट करने के बाद करें, या हम क्लासेस कॉलेज के दौरान ही हमें हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? स्पेसिफिकली हिमाचल ओरिएंटेड ही आप बताइए प्लीज। तो मेरे साथ तो ये था कि मेरा जुडिशरी का बहुत लेट प्लान बना। हम्म। मैंने लॉ करी। मैंने लॉ कुछ सोच के नहीं किया था कि मैं जज बनूंगी या मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं था। बस हम्म। मुझे लॉ पसंद थी। तो जब मैंने लॉ करी तो मैंने उसे अच्छे से किया, दैट्स इट। मेरा कोई दिमाग में ही नहीं था कि मैं जुडिशरी के लिए कर रही हूँ, मुझे ये था कि मुझे लॉ आनी चाहिए। बस हाँ। यही फोकस में था। और जो जैसे जैसे प्रोफेसर्स, आपको पता है प्रोफेसर हमारे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो एग्जैक्टली। उनका पढ़ाना प्लस केस लॉ, ये सब आई थिंक उन सब ने मुझे बहुत हेल्प किया और एक कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इसे खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग था। तो हाँ। भले ही मैंने लेट स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट लेट किया एक्चुअली। मैंने अपनी एलएलबी खत्म करने के भी 1 साल बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ओके। लेकिन वो काम आया। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप करना चाहते हो, स्टार्टिंग से प्लान है, तो स्टार्टिंग से अपने दिमाग में ये चीज रखो, फर्स्ट हम्म। ईयर से ही रखो कि हम्म। मुझे ये करना है, और आप उसके लिए प्रिपेयर करो। और अगर नहीं भी है तो भी एटलीस्ट लॉ अच्छे से कर लो, आप कहीं पर भी निकल जाओगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एनएलयू से आप पास आउट हैं, तो उसमें बड़ी हेल्प मिली है, सेल्फ प्रिपरेशन की आपने और फिर फाइनली एग्जाम भी क्रैक किया। खास तौर पर रिसर्च करना, रिसर्च पेपर लिखना, क्या उसमें कोई हेल्प होती है एनएलयू से पास आउट होने पे? अब मैं कंपैरिजन तो नहीं कर सकती सर, मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मुझे बाकी इंस्टीट्यूट्स का नहीं पता है। हाँ। बहुत जगह पे बहुत अच्छे टीचर्स हर जगह पर मिलते हैं। हाँ। बट मुझे लगता है कि इंडिविजुअल की मेहनत होती है। अगर मुझे लॉ पसंद है तो मैं कैसे भी करके उसे करूंगी, हम्म। और मैं अपने प्रोफेसर्स की हेल्प लूंगी, मैं रिसर्च पेपर्स लिखूंगी। डेफिनेटली ये सब चीजें आपको हेल्प करती हैं, आपको कॉन्फिडेंस देती है कि हम्म। हाँ, मैंने इतने केस लॉस पढ़े हैं, मेरा जुडिशियल माइंड भी सेटअप हुआ है, कि हम्म। मुझे पता है कि ये केस में मुझे कैसे माइंड अप्लाई करना है। ये चीज इंटरव्यू में भी हेल्प करती है। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि अगर आप केस लॉस पढ़ते हैं और अपनी लॉ के ऊपर पकड़ स्ट्रांग रखते हैं, तो हम्म। आपका वो जो जुडिशियल माइंड सेट है वो डेवलप हो जाता है। तो वो इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि पूरी प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प करता है। और हम्म। जहां पर भी आपके प्रोफेसर आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ो, नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो खुद से पढ़ लो, मैं हम्म। तो ये बोलूंगी। लेकिन हाँ, खुद के एफर्ट्स इसमें ज्यादा लगता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद अच्छे से पढ़िए। एनएलयू का ये रहता है कि हाँ चलो, मैंने एक टेस्ट टेस्ट क्लियर किया था, आपके अंदर वैसे ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है, एनएलयू से हूँ, बस दैट्स। वो फाइटिंग स्पिरिट होती है आपके अंदर कि हाँ कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे सही में। कर लेंगे, एग्जैक्टली कर लेंगे। और वो मतलब आपने करके भी दिखाया है, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है, वैकेंसीज बहुत कम आती है, कंपटीशन ज़्यादा है। वहाँ पे सिलेक्शन लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो भव्या, इंटरव्यू से काफ़ी डर लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, मेन से भी लगता है। पहले इंटरव्यू की बात करेंगे क्योंकि एक लेटर स्टेज है। तो इंटरव्यू से बड़ा डर लगता है, राइट? आपने कैसे अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया और कैसे फेस किया? क्या क्वेश्चंस उन्होंने आपसे पूछे? क्योंकि आप बता रहे हैं 40 से 45 मिनट्स तक आपका इंटरव्यू चला, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप प्लीज़ बताइए स्टूडेंट्स को। ओके।
तो देखिए, इंटरव्यू में सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हमें अपना माइंड ऐसे सेट करना है कि आप एक जज हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में या फिर किसी भी तरह से कोई किसी को ब्लेम करते हुए नहीं चलना है। जैसे कई बार वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, जिसमें आपको चूज़ करना होगा कि आइदर आप तो एक जुडिशियल माइंडसेट के साथ ही रिस्पॉन्स सही से कर पाओगे, दूसरा एक बहुत अग्रेसिव आंसर होगा। हमेशा 2 ही आंसर्स रहते हैं और वो चाहते हैं कि आप अग्रेसिव आंसर दो। दे विल पुश यू टू द अग्रेसिव साइड। तो फिर अगर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंटरव्यू में आपकी नॉलेज तो चेक वो करते ही हैं, प्लस आपका कॉन्फिडेंस और आपका वो जो जुडिशियल माइंड सेट है ना, वो चेक किया जाता है। उसे बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप केस लॉज पढ़ो, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब हम एक जजमेंट पढ़ते हैं, पूरी जजमेंट पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है डिफरेंट डिफरेंट जो भी नई जजमेंट आ रही है, आप वो भी पढ़ सकते हो। उसे पढ़ के आपको पता चलता है कि एक पॉलिटिकल इशू में भी किस तरह से जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है, एक रिलीजियस मैटर में भी कैसे जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है। तो वो आई थिंक बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अब ये ना एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब अभी रिजल्ट आ गया और अब मैं अचानक से उस माइंड को डेवलप करने लग जाऊं। वो स्टार्टिंग से ही चलता है, आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत से ही चलता है। तो आपको वो करना है, वो चीज बहुत जरूरी है। प्लस कॉन्फिडेंस के लिए तो मैं बोलूंगी कि अपने ऊपर भरोसा रखना ज्यादा जरूरी है। आपकी नॉलेज तो है ही आपके साथ, वहां पर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और वो खुद पे भरोसे से आता है। मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट कैंडिडेट थी, मुझसे पहले 11 और कैंडिडेट्स थे हम्म। और मैं सबसे छोटी थी, 20 years old। मेरे अलावा कोई नहीं था, एवरीबडी वॉज 30 प्लस और कई लोग 34 35 के भी थे हम्म। और 10 10 साल प्रैक्टिस करी हुई है। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है आता ही नहीं, एग्जैक्टली। क्योंकि आप वेटिंग एरिया में बैठे हो और सब लोग आपसे मिल रहे हैं और सब पूछ रहे हैं कि अरे आपने आपने इसका एग्जाम नहीं फिल किया। बहुत तरह की बातें उस रूम के अंदर होती हैं। आपको उनको देखकर लगता है कि मैंने तो बस अभी लॉ ही करी है, मैं इन लोगों के सामने कैसे बात कर पाऊंगी। हाँ। लेकिन जब मैंने उनका इंटरव्यू देते हुए वो लोग निकल रहे थे, मतलब मैंने उनके चेहरे देखे, थे वो टेरिफाइड। हाँ। कुछ लोग तो बस रो ही देते निकलने के बाद। और उन लोगों को देखकर मुझे लग रहा था कि ठीक है, मेरे साथ भी अगर ये होगा तो कोई बात नहीं। हाँ। मैं एंड तक उस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि ठीक है, मेरे ठीक साथ है, भी बहुत कुछ खराब होने वाला है। अब तो होगा, तो जो होगा वो तो होना ही है अब तो। अब तो होना ही है। हाँ। तो मुझे थोड़ा-सा ये लग रहा था कि हो सकता है कि मैं लास्ट हूँ, तो ज़्यादा थक जाएँगे सब, 20 हाँ। मिनट का मुश्किल से ले लेंगे, 30 मिनट का ले लेंगे। बट मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे और मेरे साथ उन्होंने 45 मिनट से ज़्यादा लगाया। हाँ। मैं 4 बजे से पहले बुला लिया गया था मुझे और मैं नियरली 5 बजे बाहर आई हूँ हाँ। और साढ़े 7 बजे रिज़ल्ट भी आ गया। रिजल्ट भी आ गया है, रिज़ल्ट भी एग्जैक्टली। आ गया। तो मुझे लगता है कि वो नर्वसनेस जाने से पहले मैंने खत्म की। मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, बट हम्म। आई एक्सेप्टेड दिस फैक्ट कि ये होना है। ठीक है, मुझे नहीं भी आता है कहीं तो कोई बात नहीं। वो क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे कि आपको नहीं आएगा, हम्म। तो ठीक है। उनका एक सेट पैटर्न भी था जो मैंने फॉलो किया, जो मुझे समझ में आया ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जो चेयरमैन थे उन्होंने तो मेनली पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे। हम्म। और एक और सर थे, उन्होंने मेनली सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस यही सब पूछा। हम्म। ज्योत्सना मैम के टॉपिक्स बिल्कुल अलग थे और उन्होंने मुझे लगता है सारे ही एक्ट्स कवर किए, हर एक एक्ट से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। हम्म। और ऐसा हुआ कि पहले उन्होंने बहुत ग्रिल कर दिया, पहले ही आते ही। मतलब हाँ। उन्होंने मुझे टाइम भी नहीं दिया कि मैं थोड़ा रिलैक्स करूं, रिलैक्स आते कर ही सके, ग्रिलिंग। हाँ, हाँ। नहीं हुआ ही नहीं ऐसा। तो आते ही ग्रिलिंग स्टार्ट और पहले ही की कंफ्यूज कर दिया जाए, पहले ही मैं निकाल दिया जाए। हाँ। तो आई डोंट नो ये कैसे हुआ, बट मैं कॉन्फिडेंट रही और मैं ज्यादा नर्वस नहीं हुई। जब उन्होंने मुझे ग्रिल किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, चल रहा है, चलने दो। हाँ। हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं कुछ गलत भी बोल रही हूँ। बट फिर उन्होंने क्या किया कि टाइम ग्रिल किया और 4 सवाल बड़े ही आसान पूछे, हाँ। बहुत ही सिंपल यस नो वाले। हाँ। फिर उन्होंने ग्रिल किया 10 मिनट, फिर उन्होंने 4 सवाल आसान पूछे। तो मतलब वो चेक कर रहे थे कि आप उस ग्रिलिंग के बाद वो आसान सवाल के जवाब दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। यस, आप आई आउट थिंक ऑफ ट्रैक हो मुझे, रहे हो या नहीं हो रहे हो, हाँ, एग्जैक्टली। आप डर रहे हो, आपको जो आता है वो भी नहीं बोल पा रहे हो हाँ। और आपको जो कमेंट्स मिल रहे हैं कि आपको लॉ नहीं आती, आपको सीपीसी पढ़ लेनी चाहिए। हाँ। मुझे ऐसे कमेंट्स बड़े मिले
कि हाँ आपको अच्छे से पढ़ाई करके आना चाहिए था। तो हाँ जब ये सब आप सुनते हो और ग्रिलिंग सहन करते हो ये सब चीजें, उसके बाद सिंपल आंसर्स में आपको लगता है कि अरे यार ये क्या पूछ रहे हैं। तो हाँ अगर आप वो अच्छे से दे पा रहे हो तो वो समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, इस पे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, अगर हम प्रेशर भी डाल रहे हैं, शी इज फाइन बाय इट। तो हाँ। मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस और वो जो आपकी प्रिपरेशन है और जो भरोसा है खुद पे, वो वहां पर काम आता है और वो पे करता है। तो इंटरव्यू के लिए ये चीज जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। भव्या, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, आपने पीडब्ल्यू का मॉक इंटरव्यू दिया था, वहाँ से कोई हेल्प मिली आपको? जैसे मैंने भी, शायद मैंने आपका मॉक इंटरव्यू लिया था, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट थे, तो आपने मुझे कहा था कि एविडेंस एक्ट मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे, उसमें ब्लंडर हो गया आपके साथ। तो क्या मॉक इंटरव्यूज हेल्पफुल रहते हैं आपके एक्चुअल इंटरव्यू से पहले? देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? हाँ बिल्कुल, मॉक इंटरव्यूज बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैंने सिर्फ आप ही लोगों का एक मॉक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू के बाद मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं कहाँ नर्वस हो रही हूँ और क्यों नर्वस हो रही हूँ। हम्म क्योंकि उस इंटरव्यू में मुझे अच्छे से याद है, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और मुझसे ज्यादा सवाल न्यू क्रिमिनल लॉ से भी पूछे गए थे, जो कि हम्म मेरा बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। तो मैं डर गई कि अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, 4 दिन भी नहीं बचे हैं और मैं इसे कैसे कवर करूंगी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं डर क्यों रही हूँ और मुझे नर्वसनेस क्यों हो रही है। हाँ। तो मैंने उस चीज को पकड़ा और उसके उससे ओवरकम किया हम्म कि ठीक है, अगर मुझे नए लॉज नहीं आते हैं तो मैं उसका ओवरव्यू देख लेती हूँ। ऑल्दो वो लोग नए लॉज नहीं पूछ रहे थे, हम्म बस उन लोगों ने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि बीएनएस में क्या नया है। हम्म बट वो जो मॉक इंटरव्यू है वो आपको एक रियलिटी चेक देता है कि वहां पर अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी। और हम्म मेरे साथ बहुत ज्यादा ग्रिलिंग हुई है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मतलब मुझे लगता था कि बहुत आसान होता होगा, कि वो पहले कंफर्टेबल करेंगे, बट दे डिड हाँ। नॉट डू दैट। तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, और इसलिए इंटरव्यूज देने चाहिए, मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए। मैंने अपने एक प्रोफेसर को, बाद में अपने प्रोफेसर्स को दिया था एक और इंटरव्यू, उसमें मैं हम्म ज्यादा कॉन्फिडेंट भी रही। बट ये जो इंटरव्यू आप लोगों को दिया, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ खराब जा रही हूँ, कहाँ गलत कर रही हूँ और मुझे क्या सही करना चाहिए। तो हर एक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू आपको उसके लिए प्रिपेयर करता है, तो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ओके, फाइन। इंटरव्यू ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा हर्डल होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी बच्चे प्रीलिम्स कर लेते हैं, मेंस में नहीं हो पाता है, लैंग्वेज पोर्शन में रह जाते हैं, या फिर मेंस आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। उसको कैसे कॉप अप किया आपने? उसके लिए कैसे प्रिपरेशन रही आपकी? देखिए, मैंने लास्ट टाइम जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस दिया था, तो मेरा लैंग्वेज ही रहा था, मेरा हम्म हिंदी नहीं क्लियर हुआ था। Otherwise, I scored 50% marks nearly हम्म in that means. तो उसमें आपको, मुझे लगता है कि वो तैयारी मेरी 2 महीने की थी। हम्म तो उससे मैं आपको ये टिप्स दे सकती हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म में भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, हम्म तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो, कि एक हम्म सीआरपीसी में कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखो कि अब इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से कौन सा इन डेप्थ करना है, कौन सा शॉर्ट में करना है, हम्म वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक आंसर को प्रिपेयर करना जिसके अंदर एक शॉर्ट इंट्रो हो, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाए, और एक बहुत छोटा सा 2 लाइन का कंक्लूजन हो। हम्म एक बहुत, उस टाइम पे ना आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो प्लान, जब आप लॉ के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपके, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, जो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में लॉन्ग टर्म प्रिपेयर किया, हम्म तो मैंने ये चीज फोकस करी कि मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही अटेम्प्ट के मैंने मार्क किए हुए थे। हम्म उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मैंने अच्छे आंसर्स पहले से ही प्रिपेयर कर रखे थे। हम्म फिर मुझे लगता है कि इन आंसर्स को करेक्ट करने के लिए आपको कोई गाइडेंस की जरूरत होती है, कि एग्जैक्टली। आप किसी को दिखा सको अपने हम्म आंसर्स। अगर आपका कोई, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, तो मैं बता सकती हूँ कि अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको भेज दीजिए हम्म जो इस चीज में आपकी मदद कर सके, आपको लगता है। हम्म या फिर आप अपने किसी दोस्त, जैसे मैं भी यूज करती थी, मेरी फ्रेंड है, उसने कोचिंग ली थी, तो मैं उसको हम्म भेज देती थी आंसर्स कि तुम चेक करवाओ अपने यूनिवर्स अपने कोचिंग में दिखाओ। कोचिंग वालों से, एग्जैक्टली। अपने कोचिंग वालों को दिखाओ हाँ। कि कैसा ये आंसर ठीक लिख रही हो या नहीं लिख रही हूँ। तो तो भव्या, वहां उस से भी फ्रेंड का भी क्रेडिट जाता है कहीं ना कहीं आपके हाँ सिलेक्शन में? बिल्कुल।
उसने मुझे बहुत हेल्प करी थी। ठीक है। और क्या बोलते हैं, उसके बाद आप उन्होंने मुझे बताया कि एक क्रोनोलॉजी नहीं बैठ रही है मेरे आंसर्स में। मेरे हाँ आंसर्स में मटेरियल तो पूरा है, हाँ। बट वो क्रोनोलॉजी नहीं आ रही है। तो उस क्रोनोलॉजी पे मैंने काम किया। वो मुझे लगता है कि जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हो ना, अगर आपको हम्म, कोई हेल्प नहीं भी मिलती है, तो भी आप खुद एग्जामिनर की तरह उस आंसर को देखो कि एग्जैक्टली। मैं उसमें कितने मार्क्स दूंगी। हम्म अगर मेरे पास कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो मैं खुद ही उसमें मार्क्स दूंगी कि यार हम्म, इसमें ये पॉइंट्स की कमी है, और ये पढ़ के ही नहीं लग रहा है कि इसमें मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए। तो बिल्कुल। मुझे लगता है वो सेल्फ असेसमेंट, एक ही आंसर को, एक ही टॉपिक को, पता नहीं मैंने 10 बार उनके आंसर्स बनाए होंगे, हम्म। तब जाके एक आंसर सेट बैठता है कि हाँ यार, सेल्फ असेसमेंट के बाद आपको पता चल रहा है कि ये आंसर इतना होना चाहिए। हाँ। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी नॉलेज उसमें पूरी होनी चाहिए, केस लॉज उसके अंदर होने चाहिए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस उसमें होने चाहिए। तो तो भव्या, दैट इज। आपने मेंस की स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन मेंस की रखी थी, राइट? हाँ, हाँ। यस यस, और लैंग्वेज स्टार्टिंग में, से ही जैसा मैं। आपने कहा कि लैंग्वेज में फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है आप रह गए थे, तो लैंग्वेज को कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि लॉ स्टूडेंट जो है वो हिंदी तो छोड़ ही देता है, 10th क्लास के बाद हिंदी तो पढ़ता ही नहीं है वो। हिंदी नहीं पढ़ता। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि लास्ट टाइम मुझे ऐसा लगा था कि लीगल एसेस बहुत चलते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि मैं गाइडेंस लेती थी यूट्यूब से। हाँ। तो सब लोग लीगल एसेस प्रिपेयर करवा रहे होते थे। हम्म तो हमें भी लॉ के टॉपिक्स आते ही हम्म। हैं लैंग्वेज के चैप्टर्स में। बिल्कुल। तो मैंने ना लीगल ऐसे लिख दिया लास्ट टाइम, हम्म। जो कि बहुत बुरा आइडिया था, क्योंकि हमारे यहाँ जनरल एसेस को एक्सेप्ट किया जाता है, लीगल एसेस को नहीं किया जाता। एग्जैक्टली। तो क्योंकि वो लोग करते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश के प्रोफेसर होते हैं, तो हाँ उनको लॉ का बहुत आइडिया नहीं होता है। तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, जो मैंने इस बार भी मेंस में देखा, कि हाँ सब लोग लॉ लिख कर आए थे। हाँ सब लोग एक्ट्स लिख कर आए, केस लॉज लिख कर आए, जबकि हिमाचल का एग्जाम ऐसा नहीं होता है। हाँ। हिमाचल में आपको जेनरिक ऐसे लिखना होता है जैसे यूपीएससी में आप ऐसे लिखते हो, कि एग्जैक्टली। जेनरिक है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी, ये जनरली नोन इंफॉर्मेशन है। हम्म तो लॉ नहीं लिखना है आपको, सबसे पहली बात तो। हम्म। दूसरा, हिंदी की अगर हम बात करें, तो स्पेलिंग्स मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं हम हाँ। लोग, बहुत गलतियां करते हैं, और वहां हम पे ना मात्राएं वो, भूल जाते हैं कि कौन सी मात्रा कैसे लगती है, वो हाँ, भूल जाते हैं सब। बिल्कुल भूल जाते हैं, छोटी की में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। हाँ और इसके बहुत मार्क्स कटते हैं, मैं आपको सच में हाँ। बताऊं, क्योंकि वो ग्रामर ही चेक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपको हिंदी कितनी आती है। एग्जैक्टली। इंग्लिश में तो मैंने देखा है लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, इंग्लिश जनरली हम लोगों की अच्छी होती ही है। और हाँ। अगर नहीं भी होती तो आप ग्रामर पढ़ो, और हिंदी इंग्लिश ग्रामर दोनों ही पढ़ो। और स्टार्टिंग से रोज मैं ऐसा करती थी कि सुबह का टाइम है 2 या 3 घंटे हम्म लैंग्वेज को ही देती थी। हम्म। उसमें अगर आपको लैंग्वेज अच्छी करनी है, तो एक तरीका है कि आप ट्रांसलेशन रोज करो, हिंदी टू एग्जैक्टली। इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। हम्म न्यूज़पेपर पकड़ो, उसमें आपकी सारी स्पेलिंग्स भी सही हो जाएंगी, उसमें आपका ग्रामर भी सही हो जाएगा, और सेंटेंस मेकिंग भी आपको आ जाएगी। हम्म। और हर हफ्ते मैं एक दिन रखती थी लैंग्वेज का पूरा, ओके। जिसमें मैं एसेस प्रिपेयर करती थी, टॉपिक्स देखती थी, पास्ट ईयर के मैंने 10 साल के पेपर्स देखे, और हम्म उसमें से टॉपिक्स निकाले कि किन एरियाज से क्वेश्चन टॉपिक आता ही आता है। हम्म तो ऐसे 7-8 कैटेगरीज मैंने बनाई, और उन 8 कैटेगरीज में फर्दर मैंने एसेस लिखने स्टार्ट कर दिए, हम्म कि करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है इन टॉपिक से रिलेटेड। हम्म। वो टॉपिक आप प्रिपेयर करो। एजुकेशन है, तो एजुकेशन के लिए अभी कैन यू एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है, बिल्कुल। क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, उनके ऊपर प्रिपेयर करो। तो आप उसको बनाकर रखो, और किसी को दिखा सकते हो, किसी किसी को दिखा लो। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा है कहीं से भी मिले, लेना जरूरी है, कैसे भी करो, लेकिन गाइडेंस मिल जाना चाहिए, बहुत जरूरी बिल्कुल। है। बिल्कुल। भव्या, प्रीलिम्स की बात करें तो बेरेक्ट सफिशिएंट है, बेरेक्ट से हो जाएगा प्रीलिम्स क्वालिफाई? नहीं, बेयर एक्ट सफिशिएंट तो नहीं बोलूंगी, बट बेयर एक्ट उसका 80% पार्ट है, हम्म और केस लॉस उसका बाकी का हिस्सा है। हम्म और केस लॉस आपको जितने ज्यादा प्रीलिम्स के लिए आए उतना अच्छा है। मैंने कम हम्म से कम 600-700 केसेस किए होंगे इन टोटल। हम्म। लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी केसेस दे देते हैं, यस यस। तो ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कुछ कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, उनके ईयर्स भी आपको याद होने चाहिए। एग्जैक्टली। तो केस लॉज भी इंपॉर्टेंट है। प्लस मैंने यूट्यूब से रैपिड रिवीजन और जो वन क्लास वीडियोस वन आती शॉट हैं, क्लास जो चल रही है। हाँ, हाँ। वो
उन्हें भी देखा, उसमें भी आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाती हैं, आपको ऐसी पॉइंट्स मिल जाते हैं जो आप नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ते हो। हाँ आपको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन है, इसमें ये ब्लू पेंसिल थ्योरी पर डिपेंड करता है, वो हाँ। इस ये सेक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें आप मुझे यूट्यूब से पता चली। तो मैंने ये 3 का कॉम्बिनेशन किया, और आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो। वो हाँ भी थोड़ा हेल्प, मेरे मुझे हेल्प किया उसने, बट वो हाँ कभी-कभी गलतियां करता है, तो हाँ। आपको देखना पड़ेगा। मतलब सोनली रिलाई नहीं कर सकते हो एआई के ऊपर। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी, वो गलत सेक्शंस बताता है, गलत अपने आप केस लॉस भी बना देता है वो, हाँ अपने हाँ। खुद के। चलिए। अच्छा भव्या, कभी बैक ऑफ द माइंड ये डर नहीं लगा कि यार फेल हो गए तो क्या होगा? मतलब कभी तो आया होगा ना दिमाग में, कभी तो आया होगा ये। बिल्कुल, और ये चलता ही रहता है जब आप प्रिपेयर करते हो, आपके दिमाग में रहता है, क्योंकि मेरा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। मेरा हाँ बस यही एक ऑप्शन था कि जुडिशरी ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, कई लोगों का मानना ये है कि सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, हम्म सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए होना चाहिए। हम्म मेरा ये था कि अगर मेरे दिमाग में सेफ्टी आ गई, तो हम्म। मैं ये नहीं करूँगी। हाँ ऑब्वियसली मुझे मैं लगेगा कंफर्ट जोन में चली जाऊंगी कि हाँ, ये होगा, ठीक है, नहीं कुछ और कर लेंगे नहीं यार। तो ठीक है, कर मैं इसमें अपना पूरा नहीं दूँगी, अपने 100% एफर्ट्स नहीं दूँगी। तो मैंने कभी कोई बी प्लान रखा ही नहीं। हम्म ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए वर्क करे, बट मेरे लिए किया आई थिंक। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि बस यही करना है, और उसके लिए कहीं से भी मोटिवेशन मिल जाए, हम्म चाहे वो मेरी फैमिली से मिल जाए, चाहे मेरे फ्रेंड से मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत बार टूट जाती थी। हम्म। प्रिपेयर करते टाइम मुझे लगता था कि मेरे पास कोई है ही नहीं कि जिससे मैं हेल्प माँग सकूँ। बहुत ऐसा लगता था, क्योंकि मैं खुद ही कर रही थी सब कुछ, हाँ, कि उठना है, सुबह पढ़ना है, रात तक बैठना है, तो क फंक्शंस में नहीं जाना है, कहीं फेस्टिवल्स भी ठीक से नहीं मनाए। काफी तो डिस्कनेक्टेड हो जाते हो आप सारी बहुत चीजों से। ज़्यादा, हाँ। इनफैक्ट मैं अभी कुछ दिन पहले ही अपने कुछ रिलेटिव से ही मिली हूँ, जो मैं 3-4 साल से नहीं मिली। तो हाँ। ऐसा हो जाता है कि आप आइसोलेटेड फील करते हो, आपको लगता है कि आप गुड इनफ नहीं हो, आपको लगता है कि शायद आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम पर मेरा जो सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने किया, मेरे फ्रेंड्स ने किया, हम्म उन्होंने बताया मुझे, रियलाइज़ करवाते रहते थे कि नहीं तू कर सकती है, तू कर लेगी, बस तुझे भरोसा चाहिए। मुझे लगता है वो एनवायरनमेंट, वो लोग बहुत ज़रूरी हैं उस प्रिपरेशन के टाइम, जो आपको सपोर्ट करें, आपको आपको इस चीज़ के लिए पूरा कॉन्फिडेंस देकर रखें। हम्म। तो उन्होंने मुझे हेल्प किया ये सब सिनेरियो से। ओके। सो हिमाचल के अलावा कोई और एग्जाम नहीं दिया आपने? नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया और। हिमाचल 2 अटेम्प्ट में निकल गया, सेकंड अटेम्प्ट में, राइट? हाँ, सेकंड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा भव्य, अभी जैसे 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले आपका सिलेक्शन हो गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मतलब अभी 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ गया है, तो बच्चों को प्रिपरेशन कॉलेज टाइम से स्टार्ट करनी चाहिए या प्रैक्टिस करो तब स्टार्ट करो? कुछ काफ़ी कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स जो आपको सुनेंगे तो थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे अपना माइंडसेट। अब देखो, जो 3 ईयर रूल आया है, 3 ईयर प्रैक्टिस का, उसका रीज़न यही है कि बहुत यंग कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो इतने मैच्योर नहीं हम्म हैं। अब अगर हम इसे इस नज़र से देखें कि हम लोग स्कूल के बाद सीधा कॉलेज में जा रहे हैं 5 साल, और फिर उसके बाद सीधा जज बन रहे हैं। एग्जैक्टली। तो कहीं पर भी कोई प्रैक्टिकल लाइफ का, स्ट्रगल का एक्सपीरियंस ही नहीं है हम्म लाइफ में। डायरेक्ट आपको सक्सेस मिल रही है, जब आपको डायरेक्ट सक्सेस मिलती है तो आप बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। हम्म मैं खुद जाती थी कोर्ट, तो ऐसे बहुत सारे जजेस मुझे मिले, और मैंने उनका कोर्ट में बैठी और काम किया, तो मुझे पता चला कि हम्म दे आर हाईली इम्प्रैक्टिकल, मेनी ऑफ देम आर, क्योंकि हम्म वो बैकग्राउंड ही नहीं रहा कि कभी फेलियर देखा हो या स्ट्रगल देखा हो ज़्यादा। हम्म। तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से, खासकर कि रूरल एरिया के लोगों से कनेक्शन नहीं बैठ पाता है, बिल्कुल। और एडवोकेट से भी कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। आपको नहीं पता चलता है कि एडवोकेट्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बाहर वो जो क्लाइंट्स बैठे हैं, जो कि ज्यादातर ट्रायल कोर्ट्स में बिल्कुल गरीब सेक्शन के ही लोग होते हैं। हम्म तो जब मुझे वो लाइफ ही नहीं पता, तो मैं एम्पैथी नहीं रख पाऊंगी एज अ जज। हम्म आई थिंक इस चीज को शॉर्ट करने के लिए, इस चीज को एम करने के लिए ये चीज लाई गई, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। हम्म लेकिन अगर हम जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो
प्रैक्टिस के साथ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं हम्म। ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं प्रैक्टिस करूं शाम तक और आकर फिर 4 घंटे जुडिशरी का भी पढूं। ये चीज पॉसिबल नहीं बहुत है। डिफिकल्ट, एग्जैक्टली। बिल्कुल नहीं, आप नहीं कर सकते। मेरे कलीग्स हैं कुछ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने भी एग्जाम दिया था, हम्म। बट वो नहीं हो पाता है क्योंकि वो हाँ, इतना डेडिकेशन से वहां काम कर रहे हैं कि वो नहीं निकाल पाएंगे टाइम। बिल्कुल। तो ये भी एक रियलिटी है। तो अगर तो मैं बिल्कुल ऐसे कहूँ कि आप जुडिशरी ही करना चाहते हैं, हाँ, तो एक चीज दिमाग में रखिए कि आपके लिए जुडिशरी एक जज बनने के लिए ये प्रैक्टिकलिटी जरूरी है। तो कोर्ट जरूर जाना, बिल्कुल। इतना मैं कहूंगी कि कोर्ट जाते रहना। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रैक्टिस करने लग जाना फुल टाइम। हम्म। मैं बहुत बहुत ऑनेस्ट रिप्लाई दे रही हूँ। एग्जैक्टली, शायद एग्जैक्टली। कई लोगों को लगेगा कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको जज ही बनना है तो मैं ये चाहूंगी कि आपके पास ये दोनों चीजें हों। एग्जैक्टली। आप पढ़ाई भी करो और आपको वहाँ की रियलिटीज़ भी बताओ। बिल्कुल। तो वहाँ जाना, वहाँ चाहे कुछ मत करो, वहाँ जाके बैठ जाओ कोर्ट रूम में, किसी हम्म। किसी भी एडवोकेट के अंडर और देखो वहाँ लोगों से बात करो, क्लाइंट से बात करो, कोर्ट को देखो कैसे चल रहा है। ये चीज़ ज़रूर करो और अपनी पढ़ाई पर पूरा फ़ोकस रखो। जैसे हम्म। कभी हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो कोर्ट जाकर बैठ जाओ। एग्जैक्टली। वहाँ पर काम करो, वहाँ लोगों से बात करो, कुछ केसेस भी अगर रिसर्च करना है तो वो भी करो। हम्म। और अपनी पढ़ाई भी जारी रखो। 3 बिल्कुल। साल का टाइम है। उसके बाद लॉ के बाद 3 साल आपको देना है इसमें। तो आप हाँ। ऐसे भी कर सकते हो और आप अगर आपका मन है तो आप बिल्कुल अपनी लॉ जैसे मैंने कहा है उसे तो अच्छे से करना ही करना है। वो तो मैंडेटरी है कि आपको कॉलेज के टाइम अच्छे से पढ़ाई करनी ही करनी है। हम्म। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन आपका दोनों पर्पसेस सॉल्व कर सकता है, जो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा आई थिंक। हम्म। सो बी इट। सो बेसिकली अगर जज ही बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, जैसे चंचल सर कहते पढ़ना थे कि पढ़ना तो पड़ेगा। है ना। बाकी प्रैक्टिस का आप एक्सपीरियंस करें क्योंकि वो मैंडेटरी भी है, कोर्ट में जाना भी रिक्वायर्ड है। लेकिन उससे बिल्कुल। पहले अपनी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो शायद प्रैक्टिस भी बेटर कर पाएंगे। बढ़िया, बिल्कुल। सो भव्या, लास्ट इसको कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, जाते जाते कुछ टिप्स आप उन फेलो स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी जो एक ड्रीम लेके निकले हैं कि हमें भी जुडिशियल ऑफिसर बनना है। राइट, आपके भी कुछ दोस्त हैं जो अभी भी प्रिपरेशन में हैं आपके साथ, जो पास आउट हुए हैं, या जो आपके जूनियर हैं जहाँ से आप आ रहे हो, जिस कॉलेज से आप आ रहे हो, वहाँ के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्रीम है टू बिकम ए जुडिशियल ऑफिसर। उनके लिए कुछ टिप्स आप देना चाहें, चाहे वो मोटिवेशनल कोई कोट हो, कोई लाइन हो जिसको आपने इंस्पायर, जिसने आपको इंस्पायर किया हो, है ना। सो डेट वो आपकी इस जर्नी को देख के अपने आप को थोड़ा सा और मोटिवेट करें, क्योंकि देखिए जब रिजल्ट आता है दो चीज़ें होती हैं, खुशियां भी होती हैं, कुछ बच्चों के लिए फेलियर होता है, सक्सेस होती है। जिन्होंने फेलियर देखा है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सक्सेस की हमने बात की, लेकिन जो रह जाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फेलियर तो पहले मैंने भी देखा था और मैं फील कर सकती हूँ कि अम, और दिवाली के टाइम ही रिजल्ट आता है, आई डोंट नो व्हाई। एग्जैक्टली। और दिवाली खराब हो जाती है। दिवाली खराब हो जाती है। दिवाली पक्का खराब हो जाती है। तो बिल्कुल। मेरी हैं कुछ फ्रेंड्स जिनका इंटरव्यू नहीं हो पाया हाँ। और बहुत ज़्यादा खराब लगता है, बिल्कुल लगता है। बट आप खुद को, मैंने तो ये किया था कि 1 महीने तक तो मैं कुछ नहीं कर पाई जब वो रिज़ल्ट आया और कुछ ना नींद आती थी, ना खाया जाता था, ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा। क्या हो गया लेकिन है, हाँ। फिर हाँ, कि क्या हो गया ये? हम्म। लेकिन फिर 1 महीने के बाद मैंने खुद को सँभाला और ये चीज़ देखी कि मैं कहाँ फ़ेल करी हूँ। हम्म। मैंने क्या गलत किया कि मेरा नहीं हुआ, और उसे आइडेंटिफ़ाई किया और उस पे काम किया। ये हम्म। चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका एक ड्रीम है कि मुझे जज बनना है, या कोई भी, किसी का कोई भी ड्रीम हो सकता है। लेकिन अगर मैं बिना उस पे फुल एफर्ट्स किए ही हार मान जाऊँ, हम्म। तो फिर किसकी गलती है? एग्जैक्टली। ठीक है। मैं अगर आज, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर मैंने आज क्लियर कर लिया तो मैंने बहुत बड़ी कोई तोप चला दी है या पता नहीं हाँ। मैंने क्या कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हुई जिन्होंने मुझे हेल्प किया, जो कि हाँ। मेरे कंट्रोल के बाहर थी। हम्म। और ये चीज़ आपको तब मिलती है, मुझे ऐसा लगता है, जब आप पूरी तरह से उसे चाहते हो कि मुझे ये हम्म। करना है और आपके अंदर पूरा वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ और है ही नहीं, मुझे यही करना है। तो आपको ना हेल्प भी मिलने लग जाती है। बिल्कुल।
आप हर समय सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, आप हर समय देख रहे हो कि मैं इससे और कैसे बेटर करूँ और कहाँ करेक्शंस करूँ। मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको अनएक्सपेक्टेड तरीकों से हेल्प करती है। आपको हम्म। लगेगा कि यार ये कहाँ से हेल्प मिल रही है, बट वो मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो वो जो चीज़ है, वो एनवायरनमेंट आपको अपने आस-पास क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ये ड्रीम है, जो भी ड्रीम है आपका, हम्म। जज का भी नहीं, एडवोकेट बनने का भी है, उसके लिए भी बहुत एफर्ट्स चाहिए आपको, बहुत हेल्प चाहिए होती है। हम्म। लेकिन वो जो स्पिरिट है ना अंदर की, कि मुझे यही करना है, हम्म। वो आपको ले जाएगी, कहीं न कहीं एग्जैक्टली। ले जाएगी और वो आपको हेल्प भी करेगी। तो वो जो किस्मत बनती है ना, फिर वो उसके आस-पास बनने लग जाती है, बनने आपको लग लगता है जाती कि है। कहाँ से हो रहा है। आप खुद ही उसे क्रिएट करते हो। खुद बिल्कुल। ही वो सराउंडिंग्स, वो एटमॉस्फेयर, वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। तो वो हम्म। ज़रूरी है और वो तभी होगी जब आपका ड्रीम स्ट्रॉन्ग होगा। जब एग्जैक्टली। आपको आपके मन में ये होगा कि यही है, बस यही करना है। फिर वो अब गलतियाँ भी सुधर जाएँगी, जहाँ पे पहले गड़बड़ किया था वो भी सॉर्ट हो जाएगा और आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर भी करोगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अंदर से ही आती है और वो आपको रोज़ बैठ के पढ़ाई भी करवाएगा और खुद को ठीक भी करवाएगा, खुद भी नहीं। हर मतलब चीज़ सिंसियरिटी करवाएगा। होनी बहुत ज़रूरी है, और एक शिद्दत से चाहना कि भाई मेरा सपना है तो मैं पूरी मेहनत करूंगा या करूंगी उसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच भव्या। लास्ट में आपके इस सफ़र में काफ़ी दोस्तों ने, काफ़ी फैमिली मेंबर्स ने, काफ़ी प्रोफेसर ने आपका साथ दिया। किसी को क्रेडिट देना चाहेंगे, क्योंकि ये वीडियो वो भी देखेंगे, क्योंकि वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपका अगर पॉडकास्ट है तो डेफिनेटली एक अच्छा दोस्त आपका ज़रूर देखेगा। किसी का क्रेडिट, जैसे हम डेजर्टेशन लिखते हैं तो उसमें क्रेडिट देते हैं कि, तो कोई भी आप शाउट आउट करना चाहें कि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, जेन्युइनली बहुत हेल्प की है। अम, देखिए मेरे पेरेंट्स तो हैं ही, एग्जैक्टली। मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है, मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं कृतिका, मेघा। हाँ। हम लोग रूममेट्स थे और हम लोग स्टार्टिंग से ही साथ हैं। और जो मेरे एक प्रोफ़ेसर हैं, अ, अम, शायद उन्होंने एक्चुअली मुझे नाम लेने से मना किया, बट दे ही विल नो। हाँ। 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 तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया। हम्म। मैंने उनकी गाइडेंस पे अपने आंसर्स ठीक किए, अपनी तैयारी की। हम्म। उन्होंने ही मुझे बताया कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, हम्म। कितना पढ़ना है किस सब्जेक्ट को। अ, ऑल द क्रेडिट टू हिम, हम्म। मेन क्रेडिट टू हिम। हम्म। बाकी सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। हम्म। और मेरे जो एडवोकेट थे जिनके साथ मैं काम करती थी, हम्म। वो मेरे रिलेटिव भी हैं। ही वाज़ ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत कॉन्फिडेंस दिया लास्ट के टाइम पे कि हम्म। मैं सच में कर सकती हूँ और मैं डिज़र्व करती हूँ इस पोज़ीशन को। हम्म। तो ये सब लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और इन सब लोगों की वज़ह से ये हुआ है। हम्म। सो थैंक यू उन लोगों को बहुत-बहुत। चलिए, थैंक यू सो मच भव्या, आपने काफ़ी कुछ जो है बताया है अपनी जर्नी के बारे में, और आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपका ये पॉडकास्ट देख के अपने आप को मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, और दोबारा से अपनी प्रिपरेशन में जुट जाएंगे। हमारी तरफ से, पीडब्ल्यू की टीम से, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप आगे भी बहुत अच्छा करें, हमें भी मौका मिले कि हम भी आपकी कुछ जजमेंट्स को जरूर गो थ्रू करें। एंड थैंक यू सो मच भव्या, थैंक यू सो थैंक मच। बेस्ट ऑफ थैंक लक। यू, ऑल द बेस्ट सबको जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लोग पक्का कर लोगे, बस खुद पे भरोसा रखना, बस वही सबसे ज्यादा जरूरी है इस पूरे प्रोसेस में, खुद पे भरोसा और पेशेंस, दैट्स इट। क्योंकि देखिए, सो अगर भव्या सेल्फ प्रिपरेशन से कर सकती है तो आप कोचिंग के साथ तो कर ही सकते हो। या एग्जैक्टली। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू भव्या, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू।